गुड इवनिंग एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर है हमारा आज का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलो मेरी बात सुनो। मैं चैप्टर में कुछ पढ़ाना चालू करूं उससे पहले आप लोग की एज अराउंड 16-17 पार हो गई होगी या 18 लगने वाला होगा आप लोगों का। इतने सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करी होगी और उनमें से अक्सर कुछ चीज़ें तो ख़राब भी आई होंगी। मतलब आपने कोई चीज़ परचेज़ करी हो और वो चीज़ क्या हो गई हो, ख़राब हो, या जो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसी वो चीज़ ना निकली हो, जैसा आपने क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी वो क्वालिटी ना निकली हो, या जो प्रोमिसेस दुकानदार ने करके बेचे थे उन चीज़ों को वो प्रोमिसेस उसने फुलफ़िल ना किए हो। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके पास हो तो प्लीज़ शेयर करो। वैसे एक बार हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर्ड निकली, एक बार हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो उसका टेस्ट ख़राब निकला, एक बार कोई कॉस्मेटिक चीज़ खरीदी तो वो रिएक्शन कर गया, एक बार हमने क्रिकेट बैट खरीदा तो वो पहली बॉल खेलते ही टूट गया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर करो हैंड रेज करके। कुछ तो होगा। सारी चीज़ें परफेक्ट निकली क्या? हाँ यशस्वी, सब बढ़िया। किसी को ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है आपके में, आपके आस पड़ोस में? बोल भाई। बेटा बिना यूनिफॉर्म के आए, आजा, खड़ा रहना। नहीं आ रहा किसी को भी याद? तो मान लेते हैं हमारी यशस्वी, ठीक है, एक कॉस्मेटिक्स की शॉप पे गई, इसको एक ब्यूटी क्रीम लेनी थी। अब उसने कहा सारी ब्यूटी क्रीम दिखाओ। फेयर थोड़ी, अब तो ग्लो एंड लवली है ना। वो ये भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट ही है कि फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली करा गया, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। क्या आप कहते हो फेयर एंड लवली, फेयर तो कोई हो ही नहीं रहा, कहेगा हटाओ फिर, फेयर एंड लवली नहीं है, इसको क्या कर दो आप, ग्लो एंड लवली। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट है। चलो मान लेते हैं कि अब वो हमारा कौस्तुभ बोला ही है तो कौस्तुभ का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। कौस्तुभ गया भाई किसी कॉस्मेटिक की शॉप पे, उन्होंने बोला मेरे को फेयर एंड लवली कर लो, ठीक है, ऐसी कोई क्रीम बता दो। तो उसने दो बताई, एक तो बताई ग्लो एंड लवली और एक बताया इसको फेयर एंड हैंडसम। दो ही बताई। बताओ भाई ग्लो एंड लवली चाहिए कि फेयर एंड हैंडसम चाहिए? अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, दो ही चीज़ अवेलेबल थी। कौन सा? ग्लो एंड लवली। इसने भी जो मिल रहा है वो लगा लो, तो फिर भी एक तो चूज़ कर, फेयर एंड हैंडसम। अच्छा ना, फेयर एंड हैंडसम ले आया। अब प्लीज़ हंसना नहीं, कमेंट पास नहीं करना, मज़े लेते रहना। अब ये फेयर एंड हैंडसम ले आया। अब इसने देखा कि फेयर एंड हैंडसम के जो प्रोडक्ट था ना उसके ऊपर कोई डायरेक्शन फॉर यूज़ था नहीं, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं था कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको क्या लगा, अपन को तो जल्दी जल्दी हैंडसम लगाना है, तो ये रात को क्रीम चौपड़ के सो गया, ठीक है, फुल। सुबह उठा तो इसके चेहरे पे ऐसे पिंपल्स टाइप बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब ये इसने तो पहले मास्क बांधा, फिर किसके पास गया? दुकानदार के पास गया। अब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार इसकी सुनने को रेडी नहीं, दुकानदार इसको इग्नोर कर रहा है। ये जैसे ही आया उसने देख लिया इसका चेहरा बिगड़ गया, कल ये फेयर एंड हैंडसम लेके गया था, तो वो जैसे ही सामने आया वो अपने काम में लग गया, इधर उधर काम में लग गया। ये बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर ये ज़ोर से चिल्लाया कि क्या है, मेरी बात नहीं सुन रहा। वो आया, बोलो क्या है। तो इसकी पूरी बात सुनी उसने। बात सुनने के बाद इसने कहा कि या तो मेरे को इलाज के पैसे दे दो, या फिर मेरे को इलाज करवा दो आप, या फिर ये इसके पैसे तो रिफ़ंड कर दो, जितने की 10 रुपये की क्रीम है 10 रुपये तो वापस कर दो। वो किसी बात पे हाँ उसने करा ही नहीं। अब कौस्तुभ बेचारा क्या करे, मान नहीं रहा। उसने अपने दो छोरों को बुलाया, दो छोरों ने कौस्तुभ को पकड़ा, दुकान के बाहर निकाल दिया। क्या नाम है? दुकान के अंदर दोबारा, ठीक है। अब बेचारा कौस्तुभ कहाँ गए? कंज्यूमर कोर्ट तो तेरे को पता ही नहीं ऐसी कोई चीज़ होती। यही मान लें कि ये ज़माना वो चल रहा है जब कंज्यूमर कोर्ट बना ही नहीं है। अभी तो होशियार है मेरा छोरा, पहले ही स्मार्ट है, हैंडसम तो बाद में बनेगा, स्मार्ट तो है, कह रहा है कंज्यूमर कोर्ट। हम कह रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट तो अभी बना ही नहीं है, फिर कहाँ जाता है?
हाँ क्या कोई वैलिड, मतलब सोचो ना यार, आप कंज्यूमर कोड आपको पता नहीं है या फिर बना ही नहीं है, तो फिर कहाँ जाओगे? हाँ नहीं लिखा हुआ है ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। हेल्पलाइन नंबर पे इंगेज की ट्यून आती है, कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। थाने में जाएगा, ले बैठ जा बेटा, वो थाने में जाएगा छोरा। तो थाने में तुम्हें क्या लगता है 10 रुपये की कंप्लेंट लिखेंगे तुम्हारी? उसमें थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी है कि तू, वो थाने वाला क्या करेगा, अबे साले तेरे को किसने कहा था लगा के सोने को? हाँ, और इतनी सारी क्यों लगा के रो गया? हम क्या करेंगे, क्या FIR लिखे? उन्होंने थोड़ी लगाई है तेरे अंदर क्रीम, तो तूने खुद ने लगाई है, वो गलत तरीके से तूने लगाई है, तो फिर ये बेचारा क्या करे? अब गलती पूरी इसकी भी नहीं है, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए था कैसे यूज़ कर। तो भाई इस तरीके से इसके जैसे बहुत सारे होंगे, हमारे साथ भी तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। मीन्स कोई ऐसी चीज़ तो गलत आई ही होगी, फिर भी तुम्हें पता ही नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा सर ये अब ये 10-15-100 रुपये की चीज़ के लिए कहाँ वापस दुकानदार के पास जाएंगे, कहाँ उससे जाके लड़ेंगे? छोड़ो ना यार। जैसे रेस्टोरेंट में अभी कोई डिश खराब आ जाती है, किसी का टेस्ट खराब आ जाता है या टेस्ट आपको पसंद नहीं आता, तो आप बस ये मन बना के खा लेते हो कि अभी तो खाना खा लो, अगली बार इस रेस्टोरेंट में आएंगे ही नहीं। पर आप उस डिश की कंप्लेन नहीं करते, उसको रिप्लेस नहीं कराते या फिर उससे कोई कंपनसेशन नहीं करते। मान लो थोड़ी रोटी जली हुई आ गई, तो बहुत कम ऐसे लोग जो बोलते हैं यार ये रोटी जली हुई आ गई, तो वो चेंज कर देंगे। कोई डिश आपको टेस्ट अच्छा लगा या इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं, तो वो चेंज कर देंगे। कोई भी आपने किसी ने भी कंपनसेशन मांगा ही नहीं होगा। मांगा है? कितने रुपए दिए? डिश के पैसे वापस कर दिए ना। कंपनसेशन मांगा क्या? मेरे को 10 लाख रुपए दो, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने इतनी गंदी चीज़ आज तक टेस्ट नहीं करी, 1 करोड़ रुपए दो मेरे को। हाँ नहीं, कंपनसेशन नहीं मांगा ना, मतलब आपने तो सिर्फ रेमेडी मांगी। रेमेडी और कंपनसेशन में फ़र्क है। रेमेडी क्या मांगी, या तो ये चेंज कर दो या फिर बिल में से ये चीज़ ही आप हटा दो, समझेंगे नहीं? ये रेमेडी है। कंपनसेशन तो क्या होता है, सर मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, 1 लाख का मेरा मूड है, लाओ दे 1 लाख रुपये, कंपनसेशन दो मेरे को। या फिर चलो कंपनसेशन किस बात का दे, एक तो मैं 20 बच्चों के साथ वहाँ घूमने फिरने आया, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, मेरा पूरा संडे नाइट मेरी वेस्ट गई। अब फिर मैंने आपके ऊपर कंप्लेन की, कंप्लेन करने में जो कोर्टबाजी के खर्चे हुए, वकीलों के पैसे हुए, इतने चक्कर में यहाँ आया, तो हर चक्कर में मेरी नौकरी छोड़ के आया, उतने दिन की वहाँ पे मेरी पगार भी कटी, प्लस मेरा मेंटल हैरेसमेंट हुआ, प्लस आने जाने का खर्चा हुआ, वकीलों के पैसे हुए, ये सब मिला के मुझे कंपनसेशन चाहिए। आप ये सारे पैसे दो मेरे को। ये कभी मांगा क्या मैंने? नहीं। अब सोचो, मेरे साथ तो अक्सर हुआ है कि एक बार तो जब हम बहुत छोटे थे, आप लोगों से भी बहुत छोटा था मैं, तो कोल्ड ड्रिंक पी मैंने एक, वो कोल्ड ड्रिंक अब हाँ दे दो, तो वो कोल्ड ड्रिंक है ना ख़राब निकल गई, एक्सपायर्ड थी। हमने उसमें देखा ही नहीं, हमने खोल दी और पीना स्टार्ट कर दिया, तो एक घुट लेते ही उसका स्वाद ही बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा देखो ये ख़राब है, एक्सपायर हो गई थी कि नहीं हुई थी आई डोंट नो, पर उसका टेस्ट ख़राब था। उनके अंकल स्मेल करके ही देख लो, नहीं है। 5 रुपये की वो कोल्ड ड्रिंक थी उस टाइम पे। उस अंकल ने कुछ भी नहीं करा, मना ही, मतलब कुछ ना हमें पैसे रिफंड दिए, ना कोल्ड ड्रिंक दूसरी दी, हमारी बात सुनने से ही मना कर दिया, और फिर वो इग्नोर करने लग गए। मना तो क्या करें, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, फिर तो मना करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो हमें इग्नोर करने लग गए। हम इतनी देर खड़े छोटे छोटे बच्चे हम, तो मैंने उसके सामने ही, उसकी वहाँ जो दुकान के बाहर डाली थी उसके सामने ही डोल दी, और बोलो पकड़ो तुम्हारी पकड़ो, चलाइए। तब इससे क्या लेना, कोई फ़ायदा हुआ क्या? ना मेरा कुछ फ़ायदा हुआ, ना उसको कुछ नुकसान हुआ, ना वो कोल्ड ड्रिंक का लॉट उसने रिप्लेस किया, ना वो कोल्ड ड्रिंक किसी और से बेचने से बाज आया। तो सोचो ना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कितनी ज़रूरत है। ऐसे तो उसने एक मेरे साथ किया है, ऐसा तो वो सबके साथ वो करता होगा। जैसे आप यहाँ चले जाओ किशोर सागर तालाब में आप कोई सी भी MRP वाली चीज़ लो, MRP से 5 रुपये बढ़ा के ही बेचता है, जो कि इलीगल है, फिर भी वो बेचता है। अब तुम्हारे को वो 40 रुपये की चीज़ 45 रुपये में देता है, तुम कहते हो 5 रुपये के लिए कहाँ झगड़ा करे, छोड़ना है यार, तो अपन 5 रुपये एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। लेकिन ये 5 करते उसकी तो दिन भर की कमाई 5-6 हज़ार रुपये हो जाती है। तो फिर तो ये तो वाइड स्प्रेड क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी जैसे दिवाली का सीज़न आता है, तो वो ये जो फूड डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं और जगह जगह जाके मावे की छापेमारी करते हैं। जाने कितना टन से नकली मावा पकड़ते हैं।
ये तो वो है जो वो पकड़ लेते हैं, बाकी जो पकड़ नहीं पाते वो कहाँ जाता है? वो हम सब क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अभी एक इन शॉर्ट में न्यूज़ पड़ी, 70 टन पनीर फेंका और लेबर यूँ कह रही कि ये पनीर जब फेंक रहे थे ना इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, ये तो हमने पकड़ लिया, नहीं पकड़ते तो कहाँ जाते हैं? तो फिर ये तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पब्लिक की हेल्थ के साथ क्या हो रहा है? खराबी हो रही है। अभी वो मिड डे मील में फूड पॉइजन हो गया बच्चों को। मिड डे मील सरकारी स्कूलों में खिलाता है, सारे बच्चों को फूड पॉइजन हो गया, बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए। तो फिर कहाँ जाए? कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। अब पुलिस के पास तुम 10-15 रुपए की बात लेके जाओगे, भगा देगी, उल्टा तुम्हें थप्पड़ मार देगी। और हमारा पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि जो अपराधी है उसके साथ जो होगा, जो विक्टिम है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। पुलिस के चक्कर काट के वो उल्टा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम तो पुलिस के पास जाने से ही डरते हैं। तो फिर ये 10 रुपये के चक्कर में मैं पुलिस में जाऊँगा, मरे ना जाऊँगा तो 10 रुपये का नुकसान हुआ है कोई बात नहीं, अपना अगला दिन इंपॉर्टेंट है। इनकी कोर्टबाजी में कैसे पड़े? तो भाई एक एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब एक्ट में क्या रेमेडीज़ बनाई गई ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, या फिर यूँ बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस करना जिससे हम हमारे कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना कॉस्टुक की, कि जब ये कॉस्मेटिक की शॉप पे गया तो उसने इसको 2 ही ऑप्शन दिए, तो ये अपने आप में एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि आपके पास 2 ही आइटम क्यों है भाई? दुनिया भर के कॉस्मेटिक क्रीम्स में से सिर्फ 2 ही चीज़ क्यों दिखा रहे हो? जैसे आप कभी कपड़े लेने गए, कपड़े लेने में अगर उसका मूड सही नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा की खरीदी नहीं करोगे, तुम खुद ही मतलब बच्चे ही चले गए, माँ बाप के साथ नहीं गए, तुमको लगता है कि ये क्या खरीदेगा हमसे, तो तुम्हें 3-4 चीज़ दिखा के छोड़ देगा, पूरा कवर हो रहा है उसका, फिर भी 4 दिन में इसमें से पसंद कर लो। तो ये भी एक अपने आप में क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फिर जब आपने खरीद ली उसमें कोई डायरेक्शन फॉर यूज नहीं है, तो ये भी क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, ये भी क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। लोग बात जैसे आप देखते हो ना कि हर ईटेबल प्रोडक्ट पे वेट लिखना ज़रूरी होता है, कि जैसे लेस का चिप्स खरीदो उसके अंदर वेट लिखा होगा 5 ग्राम, 5 रुपये का लेस के चिप्स का ग्राम अंदर जो नेट वेट है वो कितना है? ओनली 5 ग्राम। 1 रुपये का एक चिप्स है उसका, तो ये 5 ग्राम लिखना ज़रूरी है। और फिर ये फूड प्रोडक्ट्स वाले इनको चेक करते हैं कि इसमें सच में 5 ग्राम है कि नहीं है, तो ये भी तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। पेट्रोल पंप की कितनी सारी रील आती है, पेट्रोल पंप जब मारता है चालू किससे होता है? 5 से चालू होता है। कुछ चोर उचक के तो साले 40 रुपये का पेट्रोल डाला, तुम्हारा वही 41 से ही तुम्हारा चालू कर देंगे वो पेट्रोल। मतलब मेरे एक फ्रेंड का पेट्रोल पंप है, वो कह रहा है कि बिना मिलावट पेट्रोल पंप चल ही नहीं सकता। जब तक हम पेट्रोल में मिलावट नहीं करेंगे हम कमाई कर ही नहीं सकते। तो ईच एंड एवरीवन मिलावट तो सभी कर रहे हैं, इसी के लिए तो विभाग बनाया गया है। आपको पता है ये जो मेजर करने की जो चीज़ें होती हैं ना, इनके लिए सरकार ने एक पूरा विभाग बना रखा है, नापतोल विभाग नाम है उसका। जितने भी वेइंग स्केल्स होते हैं, ये वेइंग स्केल्स पहले वो नापतोल विभाग से वेरीफाई कराना पड़ता है, उसके ऊपर उसकी वेरिफिकेशन की प्लेट होती है और वही ओके होता है। ये नापतोल विभाग हर जगह, हर पेट्रोल पंप पे, हर दुकानदार पे साइमल्टेनियस जिसको बोलते हैं रेट छापा मारता है और उनके सारे वेइंग स्केल्स चेक करता है। नायक मूवी देखी आप लोगों ने? नायक मूवी नहीं देखी अनिल कपूर की? जिसने नहीं देखी आज ही देखना, होमवर्क तुम्हारा। वो नायक मूवी में वर्ल्ड कप दिखाता है, देखा तुम लोगों ने? हाँ, वो मेजरमेंट स्केल होता है उसका 5 लीटर का, उसके नीचे से इतना बड़ा खाचा होता है कि इसको उधर सीधे से नापो कि उल्टे से नापो 2.5 लीटर ही निकलेगा 5 लीटर की बजाय। देखना मूवी में समझ पड़ेगा। इवन चलो नहीं लेता एग्जाम्पल, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो हमें उसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दो हमारी क्या बोलते हैं उसको, सभ्यता में तो ये है कि ग्राहक भगवान समान होता है ना? कस्टमर भगवान होता है कि नहीं होता? ग्राहक भगवान होता है और हम लोग भगवान को ही फुल लूटते हैं मजे से। तो भाई ये यही से चालू हो रहा है। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। कंज्यूमर क्या है? किंग है, फिर भी लोग मानते नहीं। हाउएवर विद ग्रोइंग कंपटीशन इन अटेम्प्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड मार्केट शेयर, मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर मे बी टेम्प्टेड मतलब
उनका शैतानी दिमाग जाग ही जाता है। टेम्पटेड टू एंगेज इन अनस्क्रैपुलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दिस मीन्स दैट कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज्ड टू रिस्क एंड माइट बी चीटेड। Thus, there is a need for providing adequate protection for consumer against such practices of the seller. कि भाई साहब लोग बाग अपने स्वार्थ के चक्कर में उसको चीट कर सकते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट कर सकते हैं, तो हमें उसको बहुत सारे चांसेस है कि वो किस पे है भाई, रिस्क बियर करेगा वो, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लास्ट बता दूं, मैं एक कोटा के बहुत बड़े रेडीमेड गारमेंट की शॉप पे गया था मेरे फ्रेंड के साथ। उस फ्रेंड को उसका पैकेजिंग मटेरियल डिलीवर करना था, तो वो मेरे को ले गया, चल तेरे को आज एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं नाम नहीं लूँगा उस शॉप का। उस शॉप के यहाँ हम गए जहाँ पे उसकी चीज़ें पैकेज होती थी। उस शॉप का काम था, वो मल्टी ब्रांड स्टोर थी, सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स वो वहाँ पे बेचता था कपड़ों के। तो जहाँ हम गए वहाँ पे पता है वो क्या कर रहा था, सारे कपड़ों के ब्रांड्स हटा के ब्रांडेड प्रोडक्ट के ब्रांड लगा रहा था। एग्जाम्पल, कोई लोकल कंपनी का शर्ट है तो उस पर टैग लगा रहा था मुफ्ती का। लोकल जीन्स है तो उस पर सिलाई कर रहा था किसकी, लिवाइस की। तो वो 500 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा था, 5000 में। और हम जैसे गधे उसको प्रेस्टीज समझ के खरीद के लाते हैं कि भाई हम तो किसकी जीन्स पहन रहे हैं, लिवाइस की, जबकि उसमें सिर्फ टैग ही लिवाइस का है और कुछ भी लिवाइस का नहीं। तो यार ये तो पकड़ो साले को, लेकिन हमें पता पड़ेगा तब ना। तो सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ही लाइन में आप देख लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सर, कंज्यूमर वर्ड से ही पता पड़ रहा है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। अरे कहाँ चला गया बेटा, क्या देख रहा था, बता मैंने क्या पढ़ा है। कंज्यूमर में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हाँ क्या क्या अंडरलाइन किया मैंने और क्या बोला मैंने उसके बाद। सर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किसको, कंज्यूमर कैसे सर, वो कैसे बताता है। ठीक है चलो वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। अब यार कंज्यूमर को हमें प्रोटेक्ट करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। कैसे, अडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर एंड सेलर, बेकार लाइन, इट इज नॉट ओनली इंक्लूड। अब देखो कैसे प्रोटेक्ट करें, आप खुद ही बताओ कैसे प्रोटेक्ट करें हम। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे प्रोटेक्ट करें। अभी चैप्टर तो आपने पता ही नहीं, पढ़ा नहीं है ना, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उनको, हाँ लॉ आना चाहिए। ले आए लॉ, तो कानून ले आए, तो कानून में क्या लाए वो, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये कानून लाया जाए कि आप प्रोडक्ट बनाओ तो प्रोडक्ट में सारी इंफॉर्मेशन दो। चलो ठीक है, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं है, ये है किसी और लॉ में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं है। सिंपल, कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इफ़ यू आर अ लॉ मेकर, तो आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सको। क्या चेक रखना, कैसे, तो मतलब ये लोग कैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में चेक करेंगे यार। 140 करोड़ का देश है हमारा, 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोग तो काम कर ही रहे होंगे, हर 100 के ऊपर 4 लोग तो काम कर ही रहे होंगे। 140 करोड़ लोग काम कर रहे हो, उन पर कैसे जा जाके चेक करेंगे। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास में खड़े रहेंगे क्या कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, पूरा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, फीस सही ले रहा हूँ कि नहीं। हाँ, मैंने आप लोगों से फीस ली और 2 चैप्टर पढ़ा ही नहीं, कह दिया कर लो जो करना हो, तो फिर हाँ कंज्यूमर को एजुकेट करेंगे, सबसे पहला काम ही करेंगे। सर हमें उनको प्रोटेक्ट करना है ना, तो उनको समझाओ ढंग से। वो पढ़ के बोल रहा हूँ नीचे ठीक है, तो सबसे पहला काम इनको समझा दो। क्या समझाओ इनको, शुभ यहाँ जा गया जतिन के पास, और अगली बार तमीज से रहना, नहीं रहना हो तो अभी निकल जाओ और आना भी मत, गुस्सा कहीं और दिखाया करो। तो ये फेंकना क्या होता है, किसको फेंका तूने,
बोला थे रखने ये फेंकी है तूने वहाँ से, रखी नहीं है तूने, उसको बोला ये रखने यूं फेंकी है, मैंने देखा उड़ के आई है वहाँ पे। क्यों क्यों? तो इसके लिए आना है ना यहाँ पे, तूने उसको ये चीज़ फेंकी किया। बेटा पिलर के पीछे आपसे कोई भी नहीं बैठेगा, यहाँ आजा, सरक जा इधर। तुमने वेलकम मूवी देखी है? ठीक है। और सिंघम देखी है? ठीक है। अच्छा, तो शुभ ने बिल्कुल सही बोला सर, एजुकेट कर लो। तो क्या एजुकेट करें आपको, क्या एजुकेट करें? तो कहाँ जाओ? मम्मी के पास। लॉ क्या बनाया? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाइट वेस्ट एक्सप्लोरेशन चल रही है, तो उसके लिए लॉ क्या बना है? तो 2-3 तरीके हैं भाई। सबसे पहले तो उन्होंने 3 टायर मशीनरी बनाई। 3 टायर मशीनरी मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। 3 तरीके कोर्ट बनाए और एक लिमिट बनाई कि अगर आपका केस अप टू एक्स लिमिट का है तो आपकी कंप्लेंट कहाँ करना? डिस्ट्रिक्ट फोरम में करना। फिर आपका अगर केस एक्स से वाई के बीच का है तो कहाँ जाना? स्टेट कमीशन। फिर उससे भी ऊपर है तो कहाँ जाना? नेशनल कमीशन। इट इज़ जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब मान लेते हैं कहीं पे कोई झगड़ा भी हो गया, किसी ने कोई चोरी भी कर ली, किसी ने के आपस का कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी हो गया, तो हम कोर्ट पुलिस में FIR करा के जाते कहाँ हैं? कोर्ट में ही जाते हैं ना। पुलिस इज व्हाट? ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है उसकी वेरिफिकेशन टीम है। समझ रहे हो आप? व्हाट इज पुलिस? कि ये एक वेरिफिकेशन टीम है। अगर आपको कंप्लेन करनी है तो पुलिस के पास कंप्लेन करो, पुलिस पूरी तहकीकात करेगी और अपनी रिपोर्ट कहाँ सेटल करेगी? कोर्ट में। मतलब पुलिस आपको सज़ा नहीं दे सकती, सज़ा तो कौन देगा? कोर्ट ही देगी। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए वेरिफिकेशन टीम कौन है? पुलिस। तो भाई जैसे हमारी जुडिशियल सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरीके से उन्हीं के पैरेलल में उन्होंने 3 कोर्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। मतलब अब ये बात तो फिक्स कर दी उन्होंने कि अगर कंज्यूमर से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता है इन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक सेपरेट कोर्ट है। आपको पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस तो आपको इस बड़े कोर्ट में भेजेगी। हम आपके लिए कंज्यूमर कोर्ट अलग से बनाते हैं। जो छोटा बोला था कॉस्ट्यूम कि कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट 1 नहीं है 3 है, लेवल वाइज डिसाइड होता है। यहाँ पे कोर्ट में जाओगे तो आपको क्या लगता है? वकील लगता है, पुलिस लगती है। यहाँ कोर्ट में जाने के लिए कोई वकील नहीं लगता। आप अपनी हैंड रिटन एप्लीकेशन लो, उसके पीछे आपके प्रोडक्ट का बिल अटैच करो और जाके कंप्लेन कर लो। 15 दिन में आपका नंबर आएगा। 15 दिन में आपका नंबर आएगा, वो सामने वाले दुकानदार को बुलाएंगे जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन करी होगी, वो आएगा, आप आएगा, एक जज बैठ के इमीडिएटली रिजॉल्व करेगा। अगर जरूरत होगी तो जज ही डिसीजन देगा कि इस चीज़ की टेस्टिंग करवा लो, ये और एविडेंस लेके आओ, वो जो कुछ भी करेगा, लेकिन फास्ट रेमेडियल प्रोसीजर होगा। कोर्ट जैसे लंबा नहीं खींचेगा 10 साल 15 साल वाला, यहाँ पे फास्ट रेमेडी ली जाएगी। वकील करना चाहो तो कर सकते हो। तो एक तो सर क्या हुआ, उन्होंने एक रेमेडियल जुडिशियल सिस्टम बना दिया कि अब आपके पास एक ऐसी जगह है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। तो एक तो ये उन्होंने क्या कर दिया, इलाज। ये तो क्या हुआ कि भाई तुम बीमार हो गए तो ये रही मेडिसिन, ठीक हो जाओगे। अब यार कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना है ना हमको, तो प्रोटेक्ट करना है हमको तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्योर थोड़ी करना है, हमें तो प्रोटेक्ट करना है। यार किसी को चाकू पड़ जाए उसके बाद टाके लगा रहे हो कि टाके लगाने वाला है हमारे पास, टेंशन मतलब चाकू खा ले, तो ऐसे थोड़ी हो गया है। हमें तो उसको प्रोटेक्ट करना है, हमें तो ऐसी शील्ड बनानी है कि उसके साथ कोई चीटिंग माल प्रैक्टिसेस हो ही नहीं। तो यार ये तो आपने रेमेडियल सिस्टम बनाया कि अगर कोई चीटिंग हो गई तो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तो प्रोटेक्ट करने के लिए तो उन्होंने 2 चीज़ बनाई, एक बनाई राइट्स और दूसरी बनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पहले दे दिया आपको कुछ अधिकार कि आपके ये बेसिक राइट है और इन राइट को एक्सरसाइज करने की ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो। एक सिंपल एग्जाम्पल से लेता हूँ मैं कि राइट टू सीक रिड्रेसल, आपका अधिकार है कि आप उससे रिड्रेसल सीख कर सकते हो, आप उससे रेमेडी मांग सकते हो कि मुझे इसका उपचार करके देना ही पड़ेगा। ये आपका राइट है। इस राइट को यूज करना है। अगर आपको वो नहीं कर रहा, उसने अगर आपका राइट पूरा नहीं किया, जैसे मैंने बैट खरीदा, बैट पहले ही दिन में टूट गया, तो मैं दुकानदार के पास गया
कि सर ये पहली बॉल खेली थी, ये बैट आपका टूट गया। उसने कहा बच्चे छोड़ जा मेरे पास, मैं ठीक करा के दे दूँगा। मैंने कहा अंकल ठीक नहीं चाहिए मेरे को, मैंने नया खरीदा था, मैं ठीक करे हुए बैट से क्यों खेलूँ? तो मेरे को तो नया दो, आप रिप्लेस करके दो या मेरे पैसे वापस करो। तो ये आपका अधिकार है, उसको आपको वो चीज़ या तो नहीं देनी पड़ेगी या पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब अगर वो नहीं दे रहा है तो वो आपका एक राइट तोड़ रहा है। अब जैसे उसने आपका एक राइट तोड़ा, अब उसने एक कानून तोड़ा, क्योंकि सरकार ने आपको लॉ के अगेंस्ट में क्या दे रखा है कि राइट दे रखा है। वो राइट अगर वो तोड़ रहा है तो वो एक कानून तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो अब आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। समझेंगे नहीं? अब कंप्लेन करोगे तो रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगा? आपको कोर्ट प्रोवाइड करेगा। चीज मस्त है, ठीक है। एक तो ये हुआ कि आपको राइट दे दी। अब राइट के साथ साथ पता है क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? कि आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो, नई चीज़ ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो धमकी भी दे रहे हो, और सरकार उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदो ना, तो आपके पास उसका प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए। अब मान लो आपने बिना बिल की ही चीज़ खरीद ली, तो उस कंप्लेन करने जाओगे तो वो नहीं कह देगा सर मैंने तो इसको बेचा ही नहीं, मैं तो ये बैट इसको बेचा ही नहीं, इसके पास क्या सबूत है मैंने इसको बेचा? तो भाई आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो इस एक्ट ने 3 तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया। एक, इसने हमें राइट्स दिए, राइट्स के साथ साथ क्या दिए इन्होंने? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमारे को ख्याल रखना है। तो हमारे राइट हमारे हैं, हमें उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर फिर भी हमारे साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे राइट पूरा नहीं हो पाता है, तो तीसरा उन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम बनाया है जो हमें क्या प्रोवाइड करके देगा? रेमेडी प्रोवाइड करके देगा। इस तरीके से उन्होंने क्या करा? कंज्यूमर प्रोटेक्ट किया। अब इन सारी चीज़ों को आपको बताना भी तो पड़ेगा, आपको बताना भी तो पड़ेगा कि यार आपके पास इतने राइट्स हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कहीं पे अटक जाओ तो आप कंज्यूमर कोर्ट पे जा सकते हो। मीन्स उसने कह तो दिया कंज्यूमर कोर्ट पे जाएंगे, तुम्हें किसी को पता है ये कोटा में कंज्यूमर कोर्ट कहाँ पर है? अदालत कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, ये तो पता है ना? ठीक है, उसी के पास में एक कैबिन है कंज्यूमर कोर्ट का, वहाँ जाके पूछोगे तो मिल जाएगा। तो तुम्हें अब कौन से कोर्ट में जाए सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में कि नेशनल कमीशन में? डिपेंड कि आपका जो रेमेडी है वो कितने तक की है, आपका जो कंपनसेशन आप रिवॉर्ड में चाहते हो वो कितने तक का है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो भाई पहले आपको कंज्यूमर को एजुकेट भी तो करना पड़ेगा। तो इस एक्ट ने एक राइट और दिया, राइट टू एजुकेशन, कि आपका ये अधिकार है कि आपको क्या मिले, इसके बारे में पूरी एजुकेशन मिले। तो भाई ये जो सिलेबस है ना, ये आपके एक राइट को एक्सरसाइज करने के लिए दिया जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको एक राइट दिया, राइट टू एजुकेट। तो ये लोग हम आपको एजुकेट करते हैं कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ गया। It not only includes educating consumers about their rights and responsibility, but also helps in getting their grievances redressed। 3 चीज से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एक तो इसने दिया हमें राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर रिड्रेसल प्रोसीजर कि कैसे आपकी शिकायतों का रिड्रेसल किया जाएगा। अब इस चीज़ के लिए वो लोग हमें क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे। तो पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, या तो यूँ कहें कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में उनको एजुकेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारे कंज्यूमर को पता ही नहीं उसके क्या राइट्स हैं। जैसे आप कॉस्ट्यूम इस चीज़ को लेके भी कंप्लेन कर सकता था कि इस भाई साहब के पास सिर्फ 2 ही क्रीम्स हैं, दूसरी कोई ब्यूटी क्रीम इनके पास है ही नहीं। ये इनका एक राइट था, राइट टू चूज़। अगर कोई दुकानदार आपको 2-3 वैरायटी ऑफ गुड्स दिखा के रुक जाए, आपको लग रहा है कि और है, वो दिखा नहीं रहा है, तो ये भी क्या है? आपके एक राइट का वायलेशन है। आप इसके खिलाफ भी क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। मतलब जानबूझ के कुछ दुकानदार कुछ चीज़ें रखते ही नहीं है, क्योंकि अगर रखेंगे तो उनका जो ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है ना, वो नहीं बिकेगा। तो कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट रखते ही नहीं, वो लो क्वालिटी वाली चीज़ रखते हैं जिसमें उनका ज़्यादा मार्जिन होता है। तो ये आपका एक वायलेशन है। अब मान लो मुझे एक तो है मैगी, कह देते हैं थोड़ा सी ब्रांडेड है और क्वालिटी भी अच्छी है, और एक है नॉर्मल नूडल्स। ये यूँ कह रहा है दुकानदार, अरे बेटा ये नूडल्स का स्वाद भी वैसा का वैसा ही है, तो ये ले ले, मैगी मतलब यही ले जा। वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं हद तक कन्विंस हो भी गए।
और वो देख रहा है कि यार 100 में से 2 लोग कन्विंस हो जाते हैं, 98 तो मैगी ही मांगते हैं, तो उसने मैगी रखना ही बंद कर दिया। और फिर क्या कह रहा है कि बेटा मेरे पास तो यही है, तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं। और आपके मोहल्ले से अब जो दूसरी दुकान है वो बहुत दूर है, और आप लोगों के पास इतने साधन भी नहीं है कि वहाँ तक जाओ, और इतनी बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है कि उसके लिए हम वहाँ तक जाएं, तो चलो हम इसी से क्या चला लेते, काम चला लेते। तो ये जो राइट टू चूज़ है ना, वो उसका आपने क्या कर दिया, वॉयलेट कर दिया। राइट टू चूज़ हमारा छीन लिया उन लोगों ने। तो इसके खिलाफ भी हम उनसे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो भाई पहले तो उनको बताओ कि वो बहुत इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है चीज़ें, तो हमें उसको क्या करना है, एजुकेट करना है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। देन अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मतलब विदेशों में तो कंज्यूमर की बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई है। सोसाइटीज़ बनी हुई है मतलब अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई मिसबिहेव होता है या कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो कोर्ट में जाने के बजाय वो कहाँ जाता है, उस सोसाइटी में जाता है, क्योंकि उसको लगता है कोर्ट में जाऊँगा, जज साहब तारीख बहुत लेट की देंगे, या फिर मेरा इतना सारा टाइम जाएगा, जब भी जज साहब पेशी पे ही बुलाएंगे तो मुझे मेरी नौकरी छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा ना। आज मैं कहीं पर जॉब करता हूँ, मेरे एक दिन की पगार मान लो 1000 रुपये है, तो 5 रुपये की चीज़ के लिए मैं 1000 रुपये की तनख्वाह छोड़ के क्यों आऊँगा मैं यहाँ जाया 5 रुपये जाए तो जाए। तो इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि अब इसका कोई सहारा नहीं है ना। तो इसके लिए बनाई जाती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये क्या करती है कि आप तो हमें सिर्फ ऑथराइज़ कर दो। क्या ऑथराइज़ कर दो कि आपके बिहाफ पे हम केस लड़ सकें। अब हम उनको ऑथराइज़ कर देते हैं, हमारे बिहाफ पे वो केस लड़ती रहती है, कंपनसेशन भी मिलता है, उनको भी फ़ायदा होता है, इनको भी फ़ायदा होता है जिसका केस था, प्लस सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अब वो ऐसी माल प्रैक्टिसेस कर नहीं सकता। तो यार हमारा जो कंज्यूमर है वो है अनऑर्गेनाइज, तो उसको जागरूक करना ज़रूरी है। सुना होगा आपने उस लोगों ने, जागो ग्राहक जागो, ताकि वो क्या कर सके, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना सके। देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। सर क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एक कंज्यूमर अपने 5 रुपये के लिए शायद नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर वो लड़ना छोड़ देगा तो 5-5 करके वो ट्रेड प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाती है। जैसे होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग सुना होगा आप लोगों ने, सुना है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। हिंदुस्तान में होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग चाहते ना चाहते हुए ईच एंड एवरी ग्रेन के ऊपर होता है, हर अनाज के दाने के ऊपर होता है। कोई सा भी अनाज का दाना ले लो, मेरा एक रिलेटिव है, उसका तो काम ही यही है। वो जितनी भी महंगी चीज़ें होती है, जैसे आपका इलायची हो गया, केसर हो गया, और ऐसे बेटा मोदी जी का एक डायलॉग है, औकात में रहो तो औकात में रहो। तो ऐसे हर चीज़, जैसे अभी उसने कहा था कि ग्रीन कार्डेमॉन इलायची खरीद लो, अभी उसकी रेट 2800 रुपीज़ kg है। थोड़े टाइम में ये शूट अप करने वाली है। अगली बार कॉल आया कि मैंने बोला था ना खरीद के रख लो, अब वो 3100 हो गई है। अभी भी खरीद लो, थोड़े टाइम में वो 6000 रुपये के पार जाने वाली है इलायची। तो आप लोगों के घर में भी अगर जगह हो तो इलायची के बोरे खरीद के रख लो। अभी उसकी 3200 रुपये रेट चल रही है। तो ये क्या हुआ, अबे साले तू खरीद के रख लेगा तभी तो वो चीज़ महंगी होगी, मार्केट में उसकी शॉर्टेज होगी, तभी तो वो चीज़ क्या होती जाएगी, महंगी होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सप्लॉइटेशन कैसे चल रहा है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। तो हमें रोकने के लिए कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर कंज्यूमर का प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अरे अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलोगे तो आपका बिजनेस भी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा चलेगा। पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। आप एक बार चीट कर लोगे लेकिन रिपीट सेल्स ले पाओगे क्या? जो बंदा आपको एक बार 5 रुपये के लिए चीट कर लेगा, उसके बाद आप अगली बार 1 रुपये की चीज़ भी लेने नहीं जाओगे, भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, आप कहीं और से ले लोगे। तो भाई ये आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर लॉन्ग रन में बिजनेस करना है तो। नेक्स्ट, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, कि यार ये कैसे लोग हो आप लोग, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। बिजनेसमैन अपना बिजनेस करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ करता है वो रिसोर्सेज किसकी है, सोसाइटी की। अगर सोसाइटी की रिसोर्सेज है तो आप उसको अब जो यूज़ करके जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट बेच भी कहाँ रहे हो आप, सोसाइटी में। तो आप तो सिर्फ कस्टोडियन हो, आप तो सिर्फ मैनेजर हो। एक तरीके से सोसाइटी की रिसोर्सेज को ही यूज़ करके आप उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उसको ढंग से यूज़ करो, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करो। आप उसमें भी मिलावट करके अगर मैनिपुलेट करके आप उनको चीट कर रहे हो तो आप तो जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंज्यूमर के राइट्स को क्या करो, प्रोटेक्ट करो।
देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली कि आप रिसोर्सेज यूज़ करना एक अलग बात हो गई, लेकिन बिजनेस के साथ बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। जैसे एक बिजनेस से कौन कौन जुड़ा हुआ है, जो उसके यहाँ काम करती है लेबर वो जुड़ी हुई है, जिस लेंडर्स ने उनको माल उधार दिया है वो लोग जुड़े हुए हैं, जो कस्टमर्स उनसे खरीदते हैं उनके डेटर्स वो जुड़े हुए हैं, और एज अ सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम काम करते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो कंज्यूमर है आपके, वो भी एक सोशल ग्रुप है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको इन सब का ख्याल रखना है, तो कंज्यूमर का भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में क्या करो, अवेलेबल करवाओ। जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। अभी बोल देते हैं अपने बाप का क्या जा रहा है। अडानी जी वापस से सुर्खियों में आ गए। वो उन्होंने ब्राइट दी सागर अडानी ने, सुना आपने ये केस? हाँ, अमेरिका में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट आ गया है। पता ही नहीं, पता किसी को नहीं पता, एंड्रेस करो जिस जिसको नहीं पता। अडानी जी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट निकल गया है। नहीं पता तुम लोग? कैसे लोग हो तुम लोग यार। अब हुआ क्या कि अडानी जी ने एक कंपनी बनाई है, अडानी एनर्जीज लिमिटेड, नाम शायद ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूँ। तो उनका काम क्या है कि वो बिजली क्रिएट करेगी और जितनी भी सरकारी बिजली की कंपनीज हैं उनको सेल करेगी। ठीक है, मतलब ये बिजली बनाएंगे और सरकार को बेचेंगे। अब बिजली बनाने के लिए इनको पहले तो सरकार लैंड दे रही है कौड़ियों के भाव पे। मतलब जो ज़मीन गुजरात में दूसरी कंपनियों को सरकार ने 400 रुपये पे दी, वो इनको 32 रुपये में दे दी। 400 रुपये स्क्वायर मीटर की ज़मीन इनको कितने में दे दी? 32 रुपये में। और कहीं कहीं तो 1 रुपये स्क्वायर मीटर में इनको क्या दे दी? ज़मीन। साला हमें लॉलीपॉप नहीं मिलती 1 रुपये की, इनको ज़मीन दे दी 1 स्क्वायर मीटर की, और वो भी बहुत सारी। इसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि सरकार ने उस ज़मीन का क्लासिफिकेशन ही गलत तरीके से करा, इसलिए उसको सस्ती दे दी गई। अब उसको एनर्जी का ठेका मिल गया इंडिया में, वो एनर्जी बिजली प्रोड्यूस करेंगे और सरकार को बेचेंगे। अब जो बिजली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो महंगी बन रही है, महंगी बन रही है तो सरकार को महंगी बेचने की कह रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही, तो ये सरकारों को रिश्वत दे रहे हैं। जितने भी बिजली के अफसर्स हैं उन सबको रिश्वत दे रहे हैं कि आप हमारी बिजली क्या करो, 4 टाइम्स महंगे, 4 टाइम्स भी नहीं और ज़्यादा महंगे में खरीदो। कुछ स्टेट्स मान भी गई और वो इनसे खरीद भी रही है। अब इनको पैसे देने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये अमेरिका के लोगों से क्या ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। वहाँ से ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के पैसों को यहाँ क्या दे रहे हैं? वो रिश्वत के तौर पे दे रहे हैं। तो हमारी सरकार तो कुछ कर नहीं रही। अमेरिका की सरकार ने क्वेश्चन रेज किया कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों को ये मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके पैसों से क्या दे रहे हैं? रिश्वत दे रहे हैं, जबकि उनको कोई नुकसान होता ही नहीं। क्योंकि अगर अडानी भाई साहब कमाते तो इन्वेस्टर्स भी कमाते, और अडानी भाई साहब जो कमाते वो कहाँ से कमाते? कहाँ से कमाते और कैसे कमाते? सब बिजलियाँ महंगे में बेच के। महंगे में बेचने के लिए उन्होंने सबको ब्राइब दी या ब्राइब देने का प्लान बनाया। अब ब्राइब, जिनको ब्राइब मिली उनको ब्राइब मिल गई, अब वो महंगे में बिजली खरीदेंगे। वो महंगे में बिजली खरीदेंगे तो वो किसको बेचेंगे? पब्लिक को। तो अडानी साहब जो भी कमा रहे हैं वो किससे कमा रहे हैं? हमसे ही कमा रहे हैं। तो ये तो कितना बड़ा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है, और एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक वो ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा। उसमें उसने पूरा एनालिसिस करके बताया कि आप अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो तो आप अमीर किस बेसिस पे हो? क्या आपका सेल्स का टर्नओवर सबसे ज़्यादा है? नहीं। क्या आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा है? नहीं। क्या आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है? नहीं। तो फिर आप किस बेसिस पे अमीर हो? सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूएशन के बेसिस पे। कौन सी वैल्यूएशन? कि जो ज़मीनें उनको सस्ते में मिल गई, उनकी रियल वैल्यू निकाले जाए तो वो बहुत अमीर है। इस बेसिस पे वो सबसे अमीर है। वो कह रहे हैं जितने दूसरी कंपनीज टैक्स भरती है उतना तो इनका टोटल रेवेन्यू नहीं है, फिर भी ये उनसे कई गुना ज़्यादा अमीर है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो भाई ये तो गलती हो रहा है ना। और आप देखो, दो जनों में हमेशा जब कंपेयर होगा ना कि दो लोग अमीर हैं, हमारे अडानी साहब और हमारे अंबानी साहब, तो आपको अंबानी का बिज़नेस ज़्यादा एथिकल लगेगा। कि अंबानी ऐसी न्यूज़ में आता नहीं है। बिज़नेस करने के लिए जो करना पड़ता हो करते होंगे, लेकिन ऐसी गलत न्यूज़ में वो फंसते नहीं हैं, और जो वो बिज़नेस रन करते हैं उससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। अभी जो ये बिजली वाला स्कैम हो, इससे पब्लिक को फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। लेकिन अंबानी साहब जब जियो लॉन्च करते हैं
तो पब्लिक को वाइड स्प्रेड में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? जो आप 300 रुपये पहले एक उसके देते थे, महीने का 1-1.5 GB आता था, अब रोज़ के 1-1.5 GB आने लग गए वही 300-400 रुपये में। और शुरू में तो उन्होंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, तो पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ और वो भी कमा रहे हैं। और ये उनके पापा की ही है, धीरू भाई अंबानी भी शुरू से यही करते थे। आज पूरे इंडिया में सबके पास मोबाइल है तो वो धीरू भाई अंबानी की वजह से है। और आज हर कोई अगर नेट यूज़ कर रहा है तो वो मुकेश अंबानी की वजह से, ठीक है। और अगर एथिकल बिजनेस की बात आती है तो रतन टाटा का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, रतन टाटा के लिए इंग्लैंड यूँ कहती है, अमेरिका यूँ कहती है कि अगर ये टाटा स्टील नहीं होती तो हम वर्ल्ड वॉर 2 जीत ही नहीं पाते। इन्हीं की ये जो स्ट्रॉन्ग स्टील है इसने हमें वर्ल्ड वॉर जिताया है। तो इतना एथिकल बिजनेस करते हैं। तो सर ये आपकी एथिक्स भी तो है कि आपको उनको चीट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एथिकल बिजनेस नहीं करोगे तो आप गलत कर रहे हो, और सारा गलत करोगे तो फिर क्या आएगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आएगा। और जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आएगा आपकी ब्रांड इमेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंज्यूमर इज़ अ पर्पस ऑफ बिजनेस। साला हमारे बिजनेस का पर्पस ही क्यों है, कंज्यूमर। मैं बिज़नेस किसके लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं। और बिज़नेस में क्रिएट करूँगा, जनरेट करूँगा किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो अगर वो कंज्यूमर के साथ ही मैं धोखा दे रहा हूँ तो फिर तो आपका जो रियल पर्पस है वही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना पसंद है। मॉनेटरी एक चीज़ है, क्योंकि मैं नहीं पैसे नहीं चार्ज करूँगा तो फिर मैं सर्वाइव भी कैसे करूँगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जितना इस क्लासेस से अर्न करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं पढ़ाऊँ तो मैं ज़्यादा कमा लूँ। मेरे को आप में से एक के फादर कह भी गए कि सर आप जो, मैं उनके खुद के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो कह रहे हैं कि सर हम तो समझते हैं कि आप इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके और आप ये काम कर रहे हो इतने टाइम से, तो जितना आप अर्न कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा अर्न तो आप प्रैक्टिस में कर लो, फिर भी आप पढ़ा रहे हो। तो हम समझते हैं कि पढ़ाना आपको पसंद है, आपका पैशन है, इसलिए पढ़ा रहे हो। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि भैया मुझे आपको पढ़ाना पसंद है। मुझे ये पसंद है कि मैं पढ़ाऊँ तो किसी की लाइफ चेंज आए, तो वो चेंज मुझे पसंद है। तो यही तो पर्पस है मेरा बिजनेस करने का, पर्पस यही तो है। आमिर खान ने 3 इडियट में सिखाया तो यही, कौन सा काम करो जो तुम्हें पसंद हो। सक्सेस तो पीछे भाग के आएगी से, पैसों के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो। तो अगर यही आपका पर्पस है तो फिर क्यों आप इनको चीट कर रहे हो, तो वो भी गलत है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कल पढ़ेंगे। बाय, टाटा, सी यू।